और अब खबरें तफसील से। कुजर कुलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इलाके में कल दहशतगर्दों और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। महलूक मिलिटेंटों में बासित अमीन बट, साकिना फरसल और साकिब अहमद लोन, साकिना हारोरा कुलगाम शामिल हैं। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और दीगर मवाद बरामद किए गए। कुजर कुलगाम के इस मकाम पर बाद दोपहर आज यहाँ पे एक झड़प शुरू हुई जो तकरीबन 5 घंटे के बाद जो है इख्तिताम पजीर हुई। और हम आपको बताएं कि इस झड़प में जो है 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है। जैसा कि रियासती पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि 2 मिलिटेंट जो है इस ऑपरेशन में जो है मारे गए हैं। हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो तकरीबन 4-5 घंटे तक चला। इसमें जो है दुतरफा गोलाबारी जो है वो हुई। और इसमें जो रियासती पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा 2 मिलिटेंट जो हैं वो अभी तक मारे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी दफ्तर का दौरा किया और उन्होंने पार्टी कारकुनों और दीगर वफूद से मुलाकात की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह पर ईडी के छापों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इंडिया अलायंस से खतरा महसूस हो रहा है। महबूबा मुफ्ती जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की भी हिमायत करती नजर आई। देखिए, जो सरकार है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दातार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा हैं, डरे हुए हैं और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का अपोजिशन को दबाने के लिए। अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है। और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और यहां तक कि लद्दाख के लोग बीजेपी के खोखले नारों से तंग आ चुके हैं और रियासत की वापसी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर खित्ते के लोग मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए असेंबली और दीगर इंतखाबात चाहते थे, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसमें ताखिर कर रही है। की शुरुआत यहाँ पे है। लोग भारी बहुमत से यहाँ पे चुनाव के सिलसिले में अपना रोल यहाँ पे अदा करेंगे और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत भी इसी से होगी, क्योंकि लोगों ने महसूस किया यूटी बनने के बाद जब उनकी ज़मीन, उनके हर एक चीज़, उनके नौकरियों में कहीं ना कहीं उनको खतरा दिखाई दिया। आज वो भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे लेजिस्लेटर बने। तो ये सारे मुद्दे हैं जिससे लोग प्रभावित यहाँ पे हुए और भीड़ के तरीके से, जज्बात के साथ, बड़े जोश के साथ वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हमें लगता है कि अच्छा ही नतीजा आएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है लद्दाख में, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? नहीं, चुनाव तो वहाँ पे है, लेकिन लोगों के सामने जो वादे किए थे, कितनी बार पूरी नेशनल लेवल की लीडरशिप को उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि वो लोग अभी सेटिस्फाई नहीं हैं। हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों को देखें, ये शुरुआत नहीं, उसके बाद पंचायतों के भी अब बीडीसी, डीडीसी सारा उसके बाद यहाँ पे लोगों को जो उम्मीद थी, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को, कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले और तभी लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकेंगे। और चाबी है कि ये चुनाव जमहूरियत के को बहाल करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा
बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और एक जी, इसके साथ साथ अब जो आने वाले चुनाव हैं लोकसभा के, और अब जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने 10 अक्टूबर को प्रोटेस्ट भी करना है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसमें एक्टिव रोल प्ले करेगी? पूरा सब गठबंधन पूरा बराबर है, मिलजुल के सब हम लोग करेंगे। एक सिंपल तौर पे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा, पीसफुल पे एक आम आवाज यहाँ पे निकले कि लोग जो हैं वो इनसे खफा हैं कि जम्मू को टोटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये लोग नहीं बना सके, बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंचा दी। स्मार्ट मीटर, जो मीटर नहीं भी लगाओ तब भी उसकी रीडिंग बड़ी तेज आती है। बुलेट ट्रेन लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट मीटर के जरिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार उस स्मार्ट मीटर के माध्यम से नजर आती है। लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। रविंदर रैना ने अपोजिशन जमातों पर तनकीद की। रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उनसे पूछते हैं कि जब जम्मू कश्मीर मुश्किल में था, जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल में थे, तो वो एहतजाज के लिए क्यों नहीं गए? जब लोग दहशतगर्दी की वजह से मुश्किलात का शिकार होते थे और हड़ताल की कॉल दी जाती थी, तब अपोजिशन ने एहतजाज क्यों नहीं किया? रविंदर रैना ने कहा कि जब गुज्जर और बकरवाल और दीगर महरूम तबकात अपने हुकूक के लिए लड़ रहे थे, तो उन जमातों ने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं, और ऐसे में गुपकार गठबंधन के ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती है। 70 साल गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी लोगों को अपने हक की जद्दोजहद करनी पड़ी। उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने कभी धरना नहीं दिया। पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी गुपकार गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और कांग्रेस के नेताओं ने यहां कभी धरना नहीं दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज 70 साल अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता रहा। उनके हक और इंसाफ के लिए कभी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वालों ने धरना नहीं दिया। कहां थे ये गुपकार गठबंधन के नेता? कहां थे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में यहां शहरी इलेक्शन अर्बन लोकल बॉडीज के अनाउंस हुए थे और इन्होंने बाइकाट्स कॉल दी थी, इन्होंने पंचायत के इलेक्शन की मुखालफत की थी, इन्होंने शहरी इलेक्शन की मुखालफत की थी, और आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने चले हैं। तब क्या था? आवाम के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी गुपकार गठबंधन के नेताओं को, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया, जो जम्मू अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अशरफ मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के एक हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने 1987 के इंतखाबात में धांधली की थी। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए हुकूमत में वजीर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात से खेला है। आज हम इंतशार से गुजर रहे हैं और ये सब अब्दुल्ला खानदान की वजह से है। वाज़ेह है कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया था। देखिए, मुझे हैरानी होती है कि इतने बड़े सीजन पॉलिटिशियन ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी कोई बुनियाद भी नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ए टीम हो या बी टीम हो, डॉक्टर साहब हमेशा हुकूमत में रहे हैं और मरकज के साथ उसमें शाना बशाना साथ थे। अगर देखा जाए पास्ट में तो वाजपेयी के टाइम पर उनके बेटे वहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर थे
और एक्सटर्नल 2-3 पोर्टफोलियो पे रहे हैं वो उनके बेटे। और इसी तरह फारूक साहब का साज़गांठ तो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। उसकी ये भी अक्कासी आप कर सकते हैं। आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला का जो उन्होंने यहाँ पर स्कैम्स किए हैं उस पर वो फाइलें बीजेपी छुप करके बैठी है। मुझे समझ नहीं आ रहा बीजेपी या हमारे गवर्नर साहब वो फाइलों को क्यों नहीं खोलते हैं ताकि ये देखें कि सच का सच और झूठ का झूठ निकले। ये इनकी साज़गांठ, इनकी साजिश है, इनके साथ मिले हैं। हमने नई पार्टी बनाई, हमने कोई रिश्ता ही नहीं अभी किया है, तो बी टीम कहां से आया और ए टीम किसको ये बोलते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। कोई इनसे पूछे कि ए टीम क्या है और बी टीम क्या है। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दौर था, उन्होंने यहाँ के आवाम को दिया क्या। आप देखिए पहाड़ी वर्सेस गुजर, उनको क्या बेरोजगार ऐसे ही रखा, उनके कम्युनिटीज में डिवाइड किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टाइम पर। यहाँ पर जब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई, किस तरह वो हुकूमत बनी, किस तरह उनके बैलेट बॉक्स भरे गए और हुकूमत पर फारूक साहब को बिठाया गया। जो कुर्बानियां यहाँ दी गई उसका सौदा किया गया कि महज एक कुर्सी के लिए। 96 यहाँ के कश्मीरी के बच्चे को पता है कि हुकूमत पर जब आए और फिर जब ऑटोनॉमी आई तो फिर इस ऑटोनॉमी का क्या हाल हुआ, ये यहाँ कश्मीरियों को सबों को पता है। जो वो पीरियड, लीन पीरियड उसमें जिसमें मिलिटेंसी का एक दौर था 89 से, उस दौरान देखो कितनी किलिंग्स हुई, कितनी क्या होगी, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को भी बीजेपी की बी पार्टी यानी बी टीम करार दिया था। डीपीएपी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी बुनियाद खो चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि जब जमीन की बेदखली हुई तो वो कहां थे। सलमान निजामी ने कहा कि हमें 2010 में होने वाले कत्ले आम को नहीं भूलना चाहिए जब उमर अब्दुल्ला और वजीर आला थे उस वक्त। और निजामी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर खुफिया तौर पर बीजेपी लीडरों से मुलाकात करते रहे। और कुछ कहा है, आपको सुनाते। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का हम एहतराम करते हैं, 85 साल की उम्र है, अब उनको तौबा करनी चाहिए। इतना गुमराह मत करें लोगों को। बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत खून खराबा हमने देखा। और गुलाम नबी आजाद साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। आजाद साहब ने काम किया लोगों का, उन्होंने झूठे वादे नहीं किए, उन्होंने सत्ता की लालच में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले जनता पार्टी, फिर उसके बाद वाजपेयी जी की बीजेपी में उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री रहे। और उस वक्त जो है सैफुद्दीन सोज साहब ने जुर्रत का काम किया कि बीजेपी की सरकार गिराई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी 3 MP थे उन्होंने बीजेपी को वोट डाला। तो उसके बाद भी आर्टिकल 370 जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर का कोई भी नेता दिल्ली नहीं जाता है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MP डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मसूदी साहब जाते हैं और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। अब क्या डील हुई वो भी आगे आपको बताएंगे आने वाले वक्त में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा 370 था। आपने पार्लियामेंट में खामोश रहे। आप क्यों खामोश रहे आपके MP? आज आप कह रहे हैं हम धरना करेंगे, इलेक्शन होने चाहिए। धरना आपने 370 पे क्यों नहीं किया? धरना आपने लैंड डिविजन ऑर्डर के खिलाफ क्यों नहीं किया? आप बेडरूम में बैठते हैं, सिर्फ दूसरों को कहते हैं ये वो टीम है, ये सरकारी है। अरे बीजेपी के साथ तो आप शामिल थे। महबूबा मुफ्ती जो है, बीजेपी को लाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। RSS के दरवाजे कश्मीर के लिए उन्होंने खोले। उस आर्टिकल 370 बीजेपी के मंशूर में कई सालों से था, उसके बावजूद PDP ने उनके साथ हाथ जोड़ा। अब आप हमें कहते हैं, हम जहां भी गए, मैं ईमान कह सकता हूं आपको, हम जहां भी गए लोगों ने बोला जनाब हमें इन तंजीमों की जरूरत नहीं है, हमें आजाद साहब चाहिए। अब हमें इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में आपने श्रीनगर में हमारा प्रोग्राम देखा, घास कटाई में भी हजारों की तादाद में लोग आजाद साहब को सुनने आए। आजाद साहब को सुनने इसलिए आए क्योंकि उन्होंने आजाद साहब का काम देखा है, उन्हें झूठ नहीं बोला। तो इन तंजीमों को लोग रिजेक्ट कर चुके हैं कि सिर्फ अंदर बैठ के तबसरे करते हैं, जमीन पे जीरो हैं। वो जाए हमारे सामने, मैं चैलेंज करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, आए हमारे सामने, दिखाएं कितने लोग उनके साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र।
पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। ब्रेक के बाद फिर आपको स्वागत है न्यूज 18 जे के पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। किश्तवाड़ पुलिस ने जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की रोहिंग्या खवातीन को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तहसीलदार और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खवातीन के नाम का आधार कार्ड भी था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन दच्छन में एफआईआर दर्ज की है। बताया जाता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सितंबर 2020 में जारी किया गया और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस खातून के कागजात कहां तैयार किए गए थे। इसमें जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा पुलिस स्टेशन दक्षिण की जुरिस्डिक्शन में वहाँ कुछ इंडिविजुअल्स जो है रोहिंग्यास हैं, बर्मा के रहने वाले और स्पेशली लेडीज जो हैं वो शादी किए यहाँ लोकल्स के साथ। उसके बाद यहाँ सेटल हो गए, उनके बच्चे भी हैं। बट उन्होंने उनके जो हस्बैंड है उसने अलॉन्ग विद द जो हमारा सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको मिसलीड करके उनका एक इंडिविजुअल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एसेंशियली उसी को मिलेगा कि द वन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना गया हम उसको मान के चलते हैं कि फेक है और नॉट एज पर रूल्स। इस चीज को सामने और मद्देनजर रखे वी हैव रजिस्टर्ड वन केस एफआईआर नंबर 22/2023 पुलिस स्टेशन दच्छन। सो इसमें जो फेक डॉक्यूमेंट की प्रोविजंस हैं सेक्शन 467, 468, 471, 120 BIPC, 420 IPC, तो उसके चलते केस रजिस्टर हुआ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में पहला हमारे जो डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन है वो सीज करने के लिए टीम गई है और साथ में जो जिस अथॉरिटी ने इशू किया है उनका क्या रोल रहा है और जिसने फैसिलिटेट करवाया वो भी। सो तीनों इंडिविजुअल्स के खिलाफ इंक्लूडिंग दैट लेडी अक्यूज्ड वी हैव रजिस्टर्ड द केस एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग टू इंश्योर कि ये भी वेरीफाई करें कि आधार कार्ड कैसे इशू है। तो इन सब के आधार कार्ड इशू है, लेकिन अभी एक का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। तो इसमें एक तो बेनिफिट हमें ये रहेगा कि कल्प्रेट्स को उनके खिलाफ एक्शन होगा, साथ में ये रहेगा कि कोई और इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ सेटल होके और गलत डॉक्यूमेंट के बेस पे छुप के नहीं रह सकता। और कुछ दिन पहले कश्मीर के शंकराचार्य मंदिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तक शौर्य यात्रा का आगाज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अहदेदारों की क़यादत में मुगल रोड के रास्ते किया गया था, जिसके बाद अब ये यात्रा पुंछ पहुंची, जहां शहर के मुख्तलिफ मंदिरों में इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और यात्रा के रथ पर रखे गए पानी की कलश में हर मंदिर से पानी चढ़ाया गया। इस तरह पूरे मुल्क से जमा होने वाले इस पानी को राम जन्मभूमि मंदिर के रामलला के तकद्दुस में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद यात्रा अगले 4 दिनों तक राजौरी जिले के हर गांव, शहर और कस्बे का दौरा करेगी।
राजौरी जिले के जमुला गांव में दंगल का इनेकाद किया गया। ये दंगल मुकाबला दूर दराज इलाकों के नौजवानों में मकामी और रिवायती खेलों को फरोग देने के लिए मुनक्किद किया गया, जिसमें राजौरी जिले के बदल, दरज, बन्ना, जमुला और गबर इलाकों के 14 पहलवानों ने हिस्सा लिया था। दंगल के दौरान मकामी लोग अपनी अपनी टीमों की हौसला अफजाई करते नजर आए। बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट सैयद वजाहत का कहना है कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान निजी मफादात की खातिर इंतखाबात मुनक्किद कराने का रोना रो रहे हैं। बीजेपी सियासी एतबार से भी लोगों की फलाह बहबूद की खातिर बात कर रही है। बराकपुरा अनंतनाग में पार्टी के इजलास से खिताब के दौरान सैयद वजाहत ने कहा कि दफा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत में दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। कल तक जब यहाँ 370 खत्म हुआ, उस वक्त तमाम पार्टियों ने ऐलान किया, जिन्होंने कल बैठक की, कि हम इलेक्शन नहीं लड़े। तो आपने देखा होगा कि जब यूं ही डीडीसी का इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, वो अपने बच्चों बच्चियों तमाम परिवार के साथ इलेक्शन में उतरे। उनका मकसद है खाली कुर्सी, उनको यहाँ के अवाम के साथ कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खादिम है लोगों के। हम गरीबों, मिस्किनों, लाचारों के साथ हैं। हम जो भी यहाँ गरीबों, मिस्किनों को जो जितने भी मसाइल हैं, हम उनको मसाइल हल करना चाहते हैं। और उधर जम्मू में सैकड़ों आशा वर्करों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मुजाहरे की क़यादत CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की। आशा वर्करों ने मुतालबा किया कि इनके बहाना मुशाहरे में इजाफा किया जाए। इन्होंने दीगर मुतालबात को भी उजागर किया। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि ये आशा वर्कर्स बहुत ज्यादा समाजी काम कर रही हैं, लेकिन इन्हें मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। इन्होंने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आशा वर्करों के मसाइल पर जल्द अज जल्द गौर किया जाए। फंडामेंटल मांग इनकी यही है, हमें उजरत चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर, ये इनकी मांग है। और इसीलिए मैं आया हूं इनके साथ सॉलिडारिटी में, और ये कहने के लिए सरकार को भी कि देर मत कर लो, इनके साथ बात करके इनकी मांगों पर गौर किया जाना चाहिए। और इनसे भी मेरी यही अपील है कि ये अमन से भी रहेंगी और एकता से भी रहेंगी, तब जाकर सरकार को मनवाया जा सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने श्रीनगर के रथपुरा ईदगाह में एक सिल्क कारपेट सेंटर का इफ्तिताह किया। कारखानादार स्कीम 2021 में मुतारिफ कराई गई थी और इस स्कीम का मकसद कश्मीर के फन और दस्तकारों को फरोग देना है। वर्कशॉप अगले 6 माह तक जारी रहेगी। बहुत से कारीगरों, खासतौर पर खवातीन ने इस स्कीम को अपनाया। DC श्रीनगर एजाज असद ने सेंटर का इफ्तिताह किया। तो आज यहाँ सफा कदल में रथपुरा ईदगाह तहसील में एक कारखानदार स्कीम के तहत एक यूनिट यहाँ लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस स्कीम का फ़ायदा जहाँ हमारे आर्टिजन्स को पहुँचेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस स्कीम के तहत हमने सिल्क कारपेट को नोटिफाई किया था, तो ताकि ये जो डाइंग आर्ट है इसको रिवाइव किया जाए। और सिल्क कारपेट्स ख़ास तौर पर जो कश्मीर में बनती हैं, इनका हमारा जो आर्टिजन्स है, मैं समझता हूँ कंप्यूटर से भी पहले, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम से भी ज़्यादा पहले हमारा जो आर्टिजन्स है उनके जहन में ये प्रोग्राम फिट है। तो अब इसको कंप्यूटर में लाने की ज़रूरत है ताकि स्केल और स्पीड का भी ध्यान रखा जाए, प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन बढ़े, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। एक सिल्क कारपेट को, ऐसी भी सिल्क कारपेट्स हैं जहाँ 5-5 साल लग जाते हैं बनाने में, तो इस टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, उस पर हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनको वो ध्यान दे रहे हैं। और सरकार भी
हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जब मेरे एजुकेशन के बाद जो मैंने कुछ इनोवेशन है इसमें किया है, क्राफ्ट को थोड़ा सा तब्दील किया है, जो ऑलरेडी यहाँ पर हम रिवायती तौर पर कारपेट्स बनाते थे, तो थोड़ा सा ट्रेंड मैंने चेंज किया, एक डिजाइन को चेंज किया, एक वीविंग प्रोसेस को चेंज किया, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो उसका सपोर्ट है वो बहुत अच्छा आया है। तो उसकी बिना पर जब डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट ने ये हमारा काम देखा, वो बहुत मुतासिर हो गई है कि तो हमें यहाँ लॉन्च हो गया ये कारखानदार स्कीम। आई थिंक जो यहाँ पर वीवर्स इसके साथ जुड़ेंगे और एक गुड मार्जिन उनको मिलेगा महीने में, क्योंकि जो हमारा ये कारपेट का सनत जो है डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से हम डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इस तरीके से सेटअप उठाएगा, तो मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में जो क्राफ्ट के लिए बहुत अच्छी खबर है, न्यूज़ है। तो फ्यूचर के लिए आई थिंक इट्स वेरी, जो वीवर्स इसमें जुड़ जाएंगे ये अच्छी बात है, और वो घर बैठे अपना जो रोजी रोटी का मसला है वो कमाएंगे, तो ये एक गुड सेटअप है।